अमेरिका ने कहा कि उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन क्या अमेरिका का बदला अभी अधूरा है? बड़ा प्रश्न यह भी है, क्या अलकायदा एक बार फिर अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है? अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान की उस जमीन को छोड़ दिया जहां 20 साल पहले उसने पैर जमाए थे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति सामने आए और कहा कि मिशन उनका कामयाब रहा, लेकिन बदले की कसक साफ दिखी। इस्लामिक स्टेट खुरासान को साफ चेतावनी दी कि वो अपने बदले की कसम को पूरा करेंगे और अमेरिका की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को सजा देंगे। When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। अमेरिका का यही हाल है। कभी वियतनाम में 20 साल की जंग के बाद सब कुछ लुटाकर लौटना पड़ा था। अफगानिस्तान में फिर वियतनाम दोहराई गई। 20 साल बाद अमेरिकी सेना लौटी तो फिर से तालिबान राज कायम हो गया। अमेरिका 20 साल रहकर भी कुछ नहीं पाया, सिर्फ गंवाया ही गंवाया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोई पछतावा नहीं है, कोई रंज नहीं है। अमेरिकी सेना के आखिरी विमान लौटने के बाद बाइडेन ने ताल ठोंक कर कहा कि जो किया सही किया और ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था। The war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. And today, I've honored that commitment. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. अमेरिका 9/11 के हमले का बदला लेने के लिए 20 साल पहले अफगानिस्तान में घुसा। 10 साल पहले मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को मारकर बदला भी ले लिया। लेकिन अफगानिस्तान से निकलने में अमेरिका को 10 साल और लग गए। अब अमेरिका को वियतनाम की याद आ रही होगी, जहां अफगानिस्तान की तरह ही 20 साल तक अमेरिकी सेना फंसी रही थी। अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक अमेरिका फंसा रहा, तो वियतनाम में 1955 से 1975 तक अफगानिस्तान में 6000 सैनिकों की मौत हुई, तो वियतनाम में 58,000 अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी। अमेरिका ने अपने मिशन अफगानिस्तान में 2260 अरब डॉलर लुटाए। इनमें युद्ध पर ही 815 अरब डॉलर खर्च हुए। जख्मी और रिटायर्ड सैनिकों के इलाज और देखरेख में 296 अरब डॉलर लगे। 143 अरब डॉलर तो अफगानिस्तान की अलग अलग परियोजनाओं में खर्च हुए। 530 अरब डॉलर कर्ज और ब्याज चुकाने में लग गए। अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सबसे बड़ा दर्द यही है कि अफगानिस्तान में अरबों लुटाने पड़े। बाइडेन इसी से खुश हैं कि तालिबान की मौजूदगी में 1.25 लाख लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाल लिया गया। इनमें अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी नागरिक और 5000 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 200 अमेरिकी अब भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में हैं। The Taliban has made public commitments, broadcast on television and radio across Afghanistan, on safe passage for anyone wanting to leave, including those who worked alongside Americans. We don't take them by their word alone, but by their actions. And we have leverage to make sure those commitments are met. Let me be clear. Leaving August the 31st is not due to an arbitrary deadline. It was designed to save American lives. दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, आधुनिक हथियारों से लैस सेना, न वियतनाम को न कम्युनिस्टों को खत्म कर पाई और न ही अफगानिस्तान में तालिबान को नेस्त नाबूद कर सकी। लेकिन दिल खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि चलो अफगानिस्तान से पिंड छूटा, ऐतिहासिक भूल सुधारा गया,
अब अफगानिस्तान में किसी अमेरिकी बेटे की जान नहीं जाएगी। आज तक ब्यूरो। 20 साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा था, क्या खतरा आज 20 साल बाद उससे कम है या उससे ज्यादा है? बड़ा प्रश्न है। चलिए उत्तर तलाशते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं, क्योंकि अलकायदा ने कश्मीर में भी एक कैलिफेट बनाने की धमकी दी है, न केवल अफगानिस्तान में बल्कि इस पूरे क्षेत्र में। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जनरल गुरमीत सिंह, क्या खतरा और ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि अलकायदा के कुछ आतंकी या उसामा बिन लादेन के साथ जो सरगना देखे गए थे, वो एक बार फिर अब अफगानिस्तान में देखे गए हैं। गौरव, ये जो खतरा है ये और भी बढ़ गया है। वहां गए थे तालिबान से लड़ने के लिए, और आखिर में तालिबान को ही इस्लामिक इमिरेट बनाकर दे दिया। और देखिए अभी जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है, टेररिज्म का, रेडिकलेशन का। जो वेपन वहां छोड़े हैं, जो टेररिस्ट को वहां छोड़ा है, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, वो अभी अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अलकायदा के उसामा बिन लादेन के जो एडवाइजर थे वो दिखाई दिए कंधार में, और जो मसूद अजहर है वो भी दिखाई दिए कंधार के अंदर में। 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 35 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें हिस्सा लिया है तालिबान ऑफेंसिव में। और मैं कहूंगा कि अब दुनिया को इस चुनौती को फेस करना पड़ेगा। जो आपने कहा कि उनकी जो नजर है, जो जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद और अलकायदा की जो नजर है वो कश्मीर के ऊपर है, और ये भारत के लिए एक चुनौती है। लेकिन मैं इसके लिए सबसे जरूरी ये बात है कि हम लिटरली काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, पॉलिटिकल विल, नेशनल विल हो, चाहे फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा एक अभी एक तरीका है, एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव। और अमेरिका के राष्ट्रपति एम्बेसडर सज्जनहार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये दावा करते हैं कि वो जंग को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उनका जो मिलिट्री मिशन है वो पूरा हो गया है, तो क्या वो अपने आप को और अपने ही लोगों को झांसा दे रहे हैं, भूल कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग तो बहुत गिरी है। एक अमेरिका में ही पोल के मुताबिक 41% पर आकर गिर गई है। लेकिन पॉपुलैरिटी रेटिंग एक तरफ, आतंक का खतरा क्या कई गुना बढ़ गया है अमेरिका के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। ये बिल्कुल आतंक का खतरा, आतंक की घंटी सभी को सुनाई दे रही है। परंतु जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं उसको बस यही कहा जा सकता है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्योंकि देखिए उनके पास और कुछ है भी नहीं कहने के लिए। वो क्या कह सकते हैं, अपनी हार तो नहीं मान सकते हैं। और ये भी ठीक है जो उन्होंने बहुत सारे, उनसे पहले जो 3 राष्ट्रपति आए हैं अमेरिका में, बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से अभी वो सभी यही प्रयास करते रहे हैं जो कैसे अपनी सेना को हम वहां से, अफगानिस्तान से बाहर निकालें। परंतु यही अब निकाल सके हैं, तो ये ठीक है। उन्होंने जो कहा है, जो मैंने कहा था, जो अपनी सेना को मैं वापस लेकर आऊंगा, लेकर जा रहा हूं। पर जिस तरीके से वो गए हैं वहां से, जितना डिजास्टर्स तरीका है, जितना डिसऑर्गेनाइज तरीका है, और जो क्षति पहुंची है अमेरिका की साख को, अमेरिका की रेपुटेशन को, अमेरिका की इन्फ्लुएंस को। देखिए वो 2001 में जब उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, तब वो कहा जा रहा था दैट एंड ऑफ द यूनिपोलर मोमेंट, जो क्योंकि 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया, विघटन हो गया, तब कहा जा रहा था अमेरिका एक यूनिपोलर वो बनकर, शक्ति बनकर उभरा है। 2001 में कहा गया जो ये दिस इज एंड ऑफ द यूनिपोलर मोमेंट, और अभी ये तो कहा जा रहा है टर्मिनल डिक्लाइन। टर्मिनल डिक्लाइन, बिल्कुल सही कहा आपने कि कितनी अमेरिका की शक्ति कम हो गई है, क्षीण हो गई है, गिर गई है। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ जो खतरा है, अलकायदा में जो उसामा बिन लादेन के बिल्कुल पास तोरा बोरा के पहाड़ियों में आतंकवादी था, जो उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहा जाता था, अमीनुल हक, उसको नंगरहार का रहने वाला है, कंदहार में देखा गया। जनरल गुरमीत सिंह, ये दोहा अग्रीमेंट का वायलेशन है, लेकिन अमेरिका इस समय चुप है। ये क्या दिखाता है अमेरिका की गिरती शक्ति के बारे में और भारत के बढ़े खतरे के बारे में, जब अलकायदा एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने की बात करता है? अब बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा। जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है, और जिस मिशन के लिए गए थे, जिस बदले के लिए गए थे, वो काम पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो अधूरापन रह गया है वो है
पाकिस्तान जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था टेररिज्म, उसको बिल्कुल भी डील नहीं कर सका है। उनको ओनली सक्सेस जो मिली थी ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने की थी। जो आपने कहा कि अलकायदा का जो हेड है अमीन उल हक जो दिखाई दिए हैं कंधार के अंदर में, और जैसे उन्होंने अलकायदा ने कहा है कि भारत को लेकर गजवा हिंद के बारे में बात किया है, कहा है कि लिबरेट करेंगे कश्मीर को, और जिस प्रकार जो मसूद अजहर है वो वहां पर गए हैं, देखिए जितने भी यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे वो सब वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। और इसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट खोरासान है, इनके भी जो है वो जो हेड है जो एहंगर जो एयाज एहंगर है वो भी 1996 में कश्मीर से भगोड़ा हुए थे, 25 साल के बाद में दिखाई दिए गए हैं। तो ये पूरा दिखाता है, और इन सबके पीछे में एक ही बिंदु है, एक ही तार है, एक ही लिंक है, एक ही कॉर्ड है, वो है पाकिस्तान जी। उस पाकिस्तान के कारण अभी और इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उसने बोई हैं, जो उसने प्लान किया है, जिनको फंड किया है, इससे पूरी दुनिया को क्या चुनौती है? भारत के लिए तो चुनौती है। खतरा बढ़ इसलिए भी गया है, खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब इनके पास लाखों की संख्या में हथियार आ गए हैं। चाहे अमेरिका ये दावा करे एम्बेसडर सज्जनहार कि जितने भी विमान थे उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया है, उनमें ग्रेनेड फेंककर या उनके पुर्जे निकालकर अब ऐसा कर दिया गया है कि वो विमान नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन 6 लाख M4A1 राइफल्स, M16 राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ जैकेट, सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये जो सारे युद्ध के साजो सामान अब आतंकवादियों के हाथ में है। पहली बात, ये जो 5000 लड़ाके एक साथ आ गए हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान का समर्थन। तो क्या पाकिस्तान अगली बार आतंकी घटना को प्लान कर सकता है और बोल सकता है नहीं हमारे देश से तो नहीं हुआ, ये तो अफगानिस्तान से हुआ, तो पाकिस्तान को प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी मिल गई। देखिए, डिनाइबिलिटी तो पाकिस्तान के पास हमेशा रहेगी। जो कुछ वो करेगा कभी कबूल करने वाला नहीं है, वहां से हो, अफगानिस्तान से हो, परंतु मेरे विचार से दुनिया बड़ी चौकन्नी है, तो इसीलिए पाकिस्तान कितना भी अपने को डिनाई करता रहे उसको कोई मानने वाला नहीं है। भारत तो कतई मानने वाला नहीं है। दूसरी, आपने कहा जो इसके हाथ में इतने सारा अस्त्र शस्त्र असला इसके हाथ में पड़ गया है, ठीक है, जो अमेरिका कहता है जो हमने इनको डिसफंक्शनल बना दिया है, जो हमवीज हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर, तो हमने देखा कल ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था कंदाहार के ऊपर, तो पता नहीं सभी को वो डिसफंक्शनल करने में सक्षम रहे हैं या नहीं। पर असल बात यह है जो टेररिस्ट ने जो भी वहां पर अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करने हैं, जैसे आपने ये गिनवाए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स वगैरह वगैरह, ये उनको उनका जो आतंकी हैं उनके काम आएंगी। तो उनमें तो कोई ऐसी डिसफंक्शनैलिटी नहीं हुई है। उनको तो बिल्कुल जो हम देखते हैं अभी, जो तालिबान के लड़ाके हैं, जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन सबके हाथ में यही है M4 M16 राइफल्स वो अपना लेकर घूम रहे हैं। ये जो बद्री 313 बटालियन भी हम देख रहे हैं, आतंक की बद्री 313 बटालियन, इनके हाथ में सभी अमेरिकन साजो सामान भी है। तो अमेरिका जिनको हराने चला था उन्हीं के हाथ सब हथियार छोड़ाया। ऐसे में शेर अब्बास तानिकजाई जो तालिबान के एक बहुत सीनियर कमांडर हैं, उनकी भारत के जो राजदूत हैं दोहा में, उनके साथ जो मुलाकात है वो भी तालिबान के कहने पर, क्या ये महज औपचारिकता है जनरल गुरमीत सिंह, या इससे तालिबान को कुछ उम्मीद है, या फिर एक बार फिर दुनिया को दिखाने की कोशिश, बातचीत और पीठ पीछे आतंकवाद? चलो, ये जो बातचीत हुई है दोहा कतार के अंदर में शेर मोहम्मद अब्बास के साथ में, वो वहां पर पॉलिटिकल हेड है, ये उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर में की गई है। देखिए, एंगेज करना, रिकॉग्नाइज करना और उसकी लेजिटिमेसी जो तालिबान गवर्नमेंट की है, ये अलग अलग विषय है, लेकिन एक बात पक्की है कि एंगेज करना जरूरी है इन हालतों के अंदर में। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, तालिबान ने अभी तक जो डिप्लोमेटिक, अभी जो उनके ऊपर में, उनके सिर के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है सरकार बनाने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिप्लोमेसी में, ये उनके ऊपर में नई जिम्मेवारी आई है। अभी तक जितने भी संकेत दिए हैं भारत के विषय के ऊपर में, वो सारे ही पॉजिटिव रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि देखिए, बेशक उनका जो हिस्ट्री है, लेगेसी है, टेररिज्म के उस रूट से आते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेवारी अपने राष्ट्र के लिए, अपने आवाम के लिए, कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा जागेगी, उसके पीछे भी एक सोच होगी। उन्होंने जो पहले भी कहा था उन्होंने कि जो डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली जो लिंकेज भारत के साथ में है वो बहुत अहम है, और उन्होंने बहुत साफ कर दिया है इस बात के ऊपर में, जो भारत ने बातचीत की थी सेफ्टी सिक्योरिटी
कि उनकी टेरिटरी इसके टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान उनकी पीठ के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ 50 साल का इतिहास पलट कर देख लीजिए, बहुत ज्यादा पीछे न भी जाएं तो पता चल जाता है कि अफगानिस्तान को युद्ध का मैदान बनाकर छोड़ने की एक होड़ सी मची रही। जिसने जैसा चाहा वैसे अफगानियों को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने की कोशिश की, इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट शासन से मुजाहिदीन के शासन तक, सोवियत संघ से तालिबान तक, फिर अमेरिका से तालिबान पार्ट 2 तक, क्या रहा इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आज की अफगानिस्तान की तस्वीर है, जहां तालिबान है। तालिबानियों की अपनी स्टाइल में जीत हासिल करने की घोषणा है, लेकिन अफगानिस्तान एक देश के तौर पर हारा है जो हमेशा युद्ध का मैदान बनाकर छोड़ा गया। सिर्फ 50 साल का इतिहास अफगानिस्तान का पलट कर देखें तो ये 49 साल पहले अफगानिस्तान की तस्वीर है। 1972 का ये वो साल जब किसी यूरोप के देश की तरह आधुनिकता अफगानिस्तान की पहचान हुआ करती थी। लेकिन 80 का दशक शुरू होने से ठीक पहले 1979 में अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ में मुजाहिदीन यानी जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ने वालों के साथ संघर्ष में युद्ध का मैदान अफगानिस्तान बनने लगता है। उन्नीस में ही दिसंबर में क्रिसमस के वक्त की बात है, जब मुजाहिदीन के खिलाफ सोवियत संघ ने अपने मिलिट्री ट्रूप भेजने शुरू कर दिए। यूएसएसआर के प्लेन, हेलीकॉप्टर उतरने लगे। तब बर्फ से ढका था काबुल का एयरपोर्ट। मुजाहिदीनों के खिलाफ जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में एंट्री ली तो 4 महीने के भीतर अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों की मदद रूस के खिलाफ करने के लिए पैसा और हथियार दोनों बहाना शुरू कर दिया। अमेरिका के पैसे से मुजाहिदीन रूस के हेलीकॉप्टर गिराने लगे। जमीन अफगानिस्तान की जख्मी होती, जीतते दूसरे, हारता अफगानिस्तान। उन्नीस में मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। अब 21वीं सदी के 21वें साल में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीरों को याद करते हुए देखिए 34 साल पुराना ये वीडियो, जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर जा रहे थे। जनता उनकी विदाई हाथ हिलाकर कर रही थी। सोवियत की जमीन छोड़ने पर भी अफगानिस्तान की जीत नहीं हुई, क्योंकि सोवियत संघ गया तो मुजाहिदीन इस्लामिक देश बनाने लगे। 24 अप्रैल 1992 को काबुल तक जिहाद के नाम पर अपनी धर्म की लड़ाई बताने वाले दहशतगर्द मुजाहिदीनों ने काबुल तक आकर कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये तालिबान नहीं बल्कि 29 साल पहले अफगानिस्तान के सीने पर आतंक की चढ़ाई करने वाले मुजाहिदीन, जो राष्ट्रपति भवन तक दाखिल हुए तो यूं बेड के गद्दों पर कूदने लगे। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। अफगानिस्तान जीता नहीं, क्योंकि मुजाहिदीन आए तो फिर अफगानिस्तान की हार का जिम्मेदार बने इस्लाम के नाम पर अपनी अपनी सत्ता चलाने की चाहत रखने वाले संगठन, जो अफगानिस्तान की जमीन पर आपस में ही लड़ने लगे। मुजाहिदीन के काबुल तक कब्जे के कुछ ही वर्ष में पाकिस्तान की जमीन से पनपे तालिबान की एंट्री अफगानिस्तान में होती है और 1996 आने तक अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है। और एक बार फिर हारता है अफगानिस्तान, जहां बच्चियों की शिक्षा तक पर रोक लग जाती है। जिस अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से लेकर रूस तक को अपनी जमीन से हार कर जाते देखा, वो अफगानिस्तान खुद कभी अपने लिए जीत नहीं पाया। अब दोबारा 20 साल बाद जाकर अफगानिस्तान अपनी ही जमीन पर हार गया, क्योंकि अमेरिका की वापसी ने तालिबान के हवाले अफगानिस्तान कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक पोल कराया, इसमें सिर्फ 40% अमेरिकी लोगों ने ही अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाए जाने के बाइडेन के कदम को सही कहा। 3/4 अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिकी फौज को तब तक अफगानिस्तान में रुकना था जब तक उनका एक नागरिक वहां से वापस नहीं आ जाता। 51% लोगों ने बाइडेन के आर्मी को वापस बुलाने के फैसले को गलत ठहराया है। ये आपस में लड़ेंगे भी, आपस में बटे हुए हैं, वहाँ ट्राइबल लॉयल्टीज बहुत है। ज्यादातर तालिबान तो पश्तून हैं। पश्तून उनके पास अगर 15 मिलियन है तो पाकिस्तान में 63 मिलियन है। वो दखल डालेंगे। पाकिस्तान में पहले ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। वो तो पश्तून तो पहले ही अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अब और लड़ाई होगी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज हैं,
ताजिकिस्तान या हज़ारा जैसे मैंने मेंशन किया वो अपनी तरफ खींचेंगे तो अभी तो ये एक किस्म से सिविल वार की हालत होगी। अमेरिका की सबसे लंबी जंग का अंत बिना किसी जश्न के हुआ है, क्योंकि उस जंग के अंत में भी अमेरिकी सैनिकों की मौत का बोझ है। तालिबान जरूर अफगानिस्तान में अमेरिका को हराने का जश्न काबुल में मना रहा है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं और सुरक्षा के खतरे के बीच में खड़ा अफगानिस्तान खामोशी से खड़ा सोच रहा है कि उसे हासिल क्या हुआ। 1996 के बर्बर तालिबानी या फिर 2021 में आधुनिकता समेटे क्रूरता वाले तालिबानी। आज तक ब्यूरो। काबुल से रिटर्न फ्लाइट पर आखिरकार राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका को जवाब देना ही पड़ा। 20 साल के बाद यह वापसी अमेरिका को एक शूल की तरह न केवल चुभेगी बल्कि चुभ भी रही है। उन फैसलों की लगातार याद आएगी जो अब कई लोग एक भूल मान रहे हैं। जाते जाते अमेरिका ने उन हथियारों को बर्बाद कर दिया जिनके बूते तालिबान आतंक के राज में और आग लगा सकता था। The war in Afghanistan is now over. हथियारों का जखीरा, अमेरिकी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, बेशुमार डॉलर। अमेरिका तो अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया हथियारों का गोदाम। अमेरिकी सेना के इस्तेमाल वाले हथियार अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। यहां तमाम आधुनिक हथियार हैं। यही नहीं, काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना 73 विमानों को भी छोड़ गई, लेकिन जाते जाते अमेरिकी फौज इन्हें डिमिलिटराइज कर गई। इन विमानों को कबाड़ बना दिया गया ताकि इनका इस्तेमाल न हो सके। अब इन हेलीकॉप्टर को देखिए, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए रोटेटर, पंक्चर टायर। अमेरिका ने इनका ये हाल किया ताकि तालिबान के किसी काम का न रहे। अमेरिका ने 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हमवीज भी काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ी, लेकिन इन्हें भी जाते जाते अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तालिबान अब इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बख्तरबंद गाड़ियां करोड़ों रुपए की हैं। एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपए तक होती है, लेकिन अब ये सिर्फ कबाड़ है। इस सब में मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में, जहाँ पर तकरीबन 19 से 20 साल बाद तालिबान ने इसको अपने कंट्रोल में किया है। और यहाँ पर अमेरिकन और इत्तेहादी अफवाज ने जो अपना इनखला का पूरा निज़ाम था यहीं से कंट्रोल किया है। और यहाँ से काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर चीजें जो है वो तोड़ी गई हैं और कोशिश की गई है कि कोई चीज जो है वो तालिबान इसको इस्तेमाल ना कर सके। जी आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे तालिबान भी मौजूद है और ये वो रनवे है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पीछे आप अकब में मेरे देख सकते हैं एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग्स हैं। अमेरिका ने सी रैम्स को किसी काम का नहीं छोड़ा। इस काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी एंड मोटार सिस्टम को अमेरिका ने आखिरी वक्त तक ISIS के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन काबुल एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान से ठीक पहले सी रैम्स को भी कबाड़ बनाकर छोड़ा। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अमेरिका से निकलते ही अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान के गार्ड मिलिट्री अंदाज में राइफल ताने एयरपोर्ट पर तैनात हो गए। तालिबानी झंडे के साथ तालिबानी गार्ड एक एक कमरे में दाखिल होता रहा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का वेटिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन तालिबानी गार्ड कुछ इस अंदाज में वेटिंग एरिया में चल रहे हैं मानो बिल्डिंग में कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा हो। तालिबानी गार्ड एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं। हर कमरे को खोल खोल कर देखा जाता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, रनवे, कोई इलाका नहीं बचा जहां तालिबान के गार्ड नहीं पहुंचे। तालिबान को हथियारों का गोदाम भी हाथ लगा है, जहां अमेरिका के आधुनिक हथियारों का भंडार है। क्या पता ये हथियार भी तालिबान के लिए काम के हैं या नहीं। हथियार ही नहीं, अमेरिका सेना बेशुमार डॉलर भी छोड़ गए। देखिए, इस कमरे में डॉलर की गड्डियां ही गड्डियां हैं। क्या पता अमेरिका ने इस नंबर के डॉलर रद्द कर इन्हें भी रद्दी ही बना दिया हो। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका की फाइनल वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता की तैयारी अब शुरू हो गई है। कंधार से लेकर काबुल तक तालिबान की लीडरशिप काउंसिल उन मुद्दों पर बंदूकों के साए तले मंथन करने लगी है जो सरकार की रूपरेखा को तय कर सकेंगे। अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान राज आ गया। अब तो सरकार के गठन में तेजी आ गई है। आज से कंधार में लीडरशिप काउंसिल की बैठक है जो 3 दिनों तक चलेगी। तालिबान के सुप्रीम लीडर हेप्तुल्ला अखुंज़ादा के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। इस 3 दिनों की बैठक में तालिबान सरकार के नेता, मंत्री और सरकार की रूपरेखा पर चर्चा होगी। अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि तालिबान सरकार की अगुवाई कौन करेगा, किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किन किन गुटों को शामिल किया जाएगा। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भी काबुल लौट सकते हैं। तालिबान सरकार में उनकी भी भूमिका हो सकती है। फिलहाल 7 बड़े नेता हैं जिनके हाथों में तालिबान की कमान है। इनमें है हेप्तुल्ला अखुंज़ादा, मुल्ला बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला अब्दुल हकीम इशाकज़ई, कारी दीन मोहम्मद, मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी। तालिबान के सबसे बड़े नेता हेप्तुल्ला अखुंज़ादा के पद का नाम है अमीरुल मोमिनीन। इसका मतलब होता है तालिबान के वफादारों का कमांडर। मुल्ला उमर ने 1990 में तालिबान की स्थापना के बाद ये उपाधि हासिल की थी। हेप्तुल्ला अखुंज़ादा पश्तून हैं। हेप्तुल्ला अखुंज़ादा पश्तून नूरज़ई कबीले से हैं। मुल्ला बिरादर तालिबान के राजनीतिक मामलों के मुखिया हैं। अमेरिका के साथ शांति समझौते को लेकर वार्ता दोहा में हुई है और इसका नेतृत्व बरादर ने ही किया। अमेरिका तालिबान वार्ता से पहले उन्हें पाकिस्तान की जेल से 8 साल बाद रिहा किया गया था। मुल्ला बिरादर पश्तून हैं जो सादुजाई कबीले से आते हैं। मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं और उन्हें तालिबान के भावी सुप्रीम नेता के तौर पर देखा जाता है। साल 2016 में उन्हें तालिबान का नेतृत्व करने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कम उम्र का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। याकूब ने इस पद के लिए हेप्तुल्ला अखुंज़ादा का नाम आगे किया था। तालिबान में याकूब की छवि उदार शख्स की है। अमेरिका से समझौते की शर्तों को लागू करने का श्रेय भी याकूब को ही दिया जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी सरकार ने सिराजुद्दीन पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। हक्कानी भी पश्तून ही हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जर्दन कबीले से हैं। इस कबीले का संबंध अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत से रहा है। मुल्ला अब्दुल हकीम इशाकज़ई कट्टरपंथी मौलवी हैं जो क्वेटा के इशाकबाद इलाके में एक मदरसा चलाता है। इशाकज़ई अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए बनाई गई तालिबान की 21 सदस्यीय टीम का हिस्सा था। इशाकज़ई भी पश्तून है और उसे पश्तूनों का मौलवी भी कहते हैं। कट्टरपंथ, इस्लाम की शिक्षा और तालिबान लड़ाकों को तैयार करने की वजह से इसे जिहादी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में पश्तूनों का ही दबदबा है, लेकिन कई नेता दूसरे समुदाय से भी हैं। तालिबान की सरकार में गवर्नर रह चुके कारी दीन मोहम्मद ताजिक हैं, जबकि मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी उज़्बेक हैं। दोनों ही नेता दोहा में अमेरिका के साथ वार्ता करने वाले दल का भी हिस्सा थे। तालिबान अब सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है तो तेवर और बोल भी बदले हुए हैं। अब वो दूसरे देशों से दोस्ती की बात कर रहा है, निवेश का न्योता दे रहा है। हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानिस्तानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। लेकिन देखना तो ये है कि तालिबान कितना बदलता है, उसकी कथनी और करनी में कितना मेल होता है। तालिबान के सबसे बड़े नेता अमीरुल मोमिनीन मौलाना अखुंज़ादा पिछले 3 दिन से कंधार में हैं। कई सालों के बाद अफगानिस्तान लौट चुके मौलाना अखुंज़ादा ने पिछले 3 दिन के दौरान सबसे बड़ी पॉलिटिकल बॉडी जो तालिबान की है जोरा, उसके साथ विचार विमर्श करके अफगानिस्तान की नई सरकार की दिशा तय कर ली है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के वो सभी चेहरे सामने आएंगे जो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान को चलाएंगे और वहां की अंदरूनी नीति और विदेश नीति तय करेंगे। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। काबुल पर पूर्ण नियंत्रण के बाद तालिबान के कदम अब पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर के अभेद्य दरवाजे पर चोट की, लेकिन जवाब में तालिबान के हाथ एक बार फिर हार लगी। पंजशीर जीते बिना तालिबान अपने इरादों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकेगा और पंजशीर के लड़ाके झुकने को कतई तैयार नहीं है। तालिबानियों का कारवां चल पड़ा है। पंजशीर की तरफ। काबुल पर पूर्ण नियंत्रण के बाद अब पंजशीर ही अफगानिस्तान का एकमात्र मोर्चा है जहां तालिबान की एंट्री नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों से तालिबान पंजशीर को लेकर कभी नरम तो कभी गर्म रणनीति का सहारा ले रहा था, लेकिन सोमवार रात को जब पंजशीर कब्जे की कोशिश में अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को बुरी तरह शिकस्त दी तो तालिबानी आकाओं के होश ठिकाने आ गए। लिहाजा तालिबान ने अपनी पूरी ताकत पंजशीर की तरफ झोंक दी। खबर है कि पंजशीर के खवाक में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और तालिबान के बीच भीषण गोलीबारी हुई। अहमद मसूद के प्रवक्ता फहीम डेश्ती के मुताबिक इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 आतंकी ढेर हो गए। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच अब तक 3 बड़ी लड़ाई हो चुकी है, जिसमें हर बार तालिबान को मात खानी पड़ी है। इन लड़ाइयों में तालिबान के कम से कम 30 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि कई पकड़े भी गए हैं। आमने सामने की लड़ाई में मात खाने के बाद तालिबान ने पंजशीर को घेरने की नई साजिश रची है। चूंकि अमेरिका के जाने के बाद पूरी संचार व्यवस्था पर तालिबान का पूर्ण कब्जा हो चुका है, इसका फायदा उठाते हुए पंजशीर इलाके की इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। यही नहीं, जरूरी सेवाओं के पंजशीर घाटी में पहुंचने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पंजशीर के पास जरूरी सामान का स्टॉक जाड़े तक का है। बहरहाल, जिस तरह तालिबान ने नए सिरे से पंजशीर में अपनी ताकत झोंकी है, पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई है कि आखिर अहमद मसूद के लड़ाके कब तक पंजशीर को तालिबान से बचा पाएंगे। पांच शेरों की घाटी के नाम से मशहूर ये पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला इलाका है जहां कभी कोई बाहरी ताकत अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो।